Assalamu alaikum. Today we are going to study definite integrals. In the last lectures, we have studied about the antiderivatives, the indefinite integrals, integration, some integration formulas, properties of indefinite integrals, and the technique that is called integration by substitution. In today's topic, we will discuss Riemann sums and the definite integrals, properties of the definite integrals, area under the curve as definite integrals, fundamental theorem of calculus part 1 and part 2, area between function f and x-axis. After going through today's lecture, you will learn the concept of Riemann sum and definite integrals. You'll be able to find the area under the curve as definite integral. You will learn the use of fundamental theorem of calculus, and you'll be able to find the area between any function and x-axis using antiderivatives. Riemann sum and the definite integral. Here we want to find the area under this curve f and between a to b. Means ये जो shaded region है, इस region का हम लोगों ने area find करना है, ठीक है। अब देखें, अगर हमारे पास rectangle हो या square हो या circle हो या ट्राइंगल हो, तो इस टाइप की शेप्स की एरियाज़ के हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं, हम उससे फाइंड कर सकते हैं। बट हेयर वी हैव सम जनरल रीजन जिसका हमें कोई फार्मूला नहीं पता, तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम इस रीजन को डिवाइड कर देंगे रेक्टेंगल्स में, ठीक है। इस तरह से हम इस रीजन को डिफरेंट इंटेग्रल डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे और हर रेक्टेंगल की हम विड्थ सेम रखेंगे, सेम विड्थ के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो हम लोग हर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इन सब रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को ऐड कर देंगे, तो हम लोग इस रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पार्टीशन हमारे पास ए और बी के दरमियान हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज़ x0, x1, ठीक है, अप टू सो ऑन xn। ये हम यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी कि xn का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन सब रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो सेम है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि x0 और x1 के दरमियान ये जो है इसकी विड्थ हमारे पास डेल्टा x1 है। नेक्स्ट हमारे पास x1 से x2 के दरमियान विड्थ डेल्टा x2 है एंड सो ऑन, ठीक है। जब भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान विड्थ फाइंड करते हैं, हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं, यहाँ जैसे x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव n रेक्टेंगल्स, ठीक है। हमारे पास a और b के दरमियान कुछ रीजन है जिसमें हमने n रेक्टेंगल्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई kth, लेट्स सपोज मैं एक कंसीडर कर रही हूँ एक रेक्टेंगल, kth रेक्टेंगल, लेट्स सपोज दिस इज kth रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज इसके दरमियान बहुत ज़्यादा इधर रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। ये जो आपके पास विड्थ है इसकी डेल्टा एक्स के होगी, ठीक है। और अब मैंने बताया कि हम हर रेक्टेंगल की विड्थ सेम रखेंगे, तो हम लोग विड्थ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल हमारे पास लेंथ जितनी है a टू b, हमारे पास लेंथ कितनी है b माइनस a, और उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल से। हेयर वी हैव टेकन नंबर n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो हम इस टोटल लेंथ को n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल की विड्थ
फाइंड हो जाएगी, दैट इज़ डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स के यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दरमियान में से कोई एक रैंडम रेक्टेंगल पिक कर रही हूँ, kth रेक्टेंगल मैं उसे कह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल का हमने kth रेक्टेंगल का हम लोग एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एरिया, हम इस kth रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये विड्थ है इसकी। एरिया हमारे पास क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, विड्थ इनटू लेंथ। तो इसकी विड्थ हमारे पास क्या है, दैट इज डेल्टा एक्स के, ठीक है। और अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये लेंथ हम लोग बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास kth रेक्टेंगल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर ये पॉइंट x के पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, f ऑफ x के, ठीक है। तो हमारे पास kth रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास, इसको मैं लिख देती हूँ a के इज इक्वल टू f ऑफ x के डेल्टा x के, ठीक हो गया। अब ये हम लोगों ने kth रेक्टेंगल कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब हम इस kth रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हम हर रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रीजन का एरिया आ जाएगा, यानी हम इसको समीशन का साइन लगा देते हैं, दिस इज साइन फॉर समीशन। इट मीन्स कि इन सारे एरियाज को सम करना है, ठीक है, फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। k1 का मतलब है कि हमारे पास डेल्टा x1 और फिर k2 का मतलब है डेल्टा x2, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो ये सारे हमारे पास रेक्टेंगल्स का एरियाज का सम हमें देगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ये x के स्टेरिक का मतलब यहाँ पे जस्ट इस वजह से स्टेरिक लगाया है क्योंकि ये पूरा हमारे पास एक विड्थ है, ठीक है। तो इसमें हम मैक्सिमम ऑफ x के स्टेरिक हम लोग कंसीडर करते हैं, वो डिफरेंट इंटरवल में हम समटाइम्स हम मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं, समटाइम्स हम इनिशियल, समटाइम्स हम फाइनल, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब हमने इन सारे एरियाज का सम लिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ रीजन मिस हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं वो हमें एक्यूरेट एरिया नहीं दे रहा, वो हमें अप्रोक्सीमेटेड एरिया दे रहा है, यानी उसमें एरर की गुंजाइश है। यानी यहाँ पे देखें कुछ हमारे पास एरिया मिस हो रहा है और कुछ एरिया ज़्यादा भी आ रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। यानी ये हमें अप्रोक्सीमेटेड एरिया दे रहा है, इसमें एरर की गुंजाइश है। तो एरर को जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें एक्यूरेसी की गुंजाइश भी होती है, हम उसको एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम किस तरह से एक्यूरेट कर सकते हैं कि हम ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितने ज़्यादा कर देंगे उतना हमारे पास रीजन का एरिया एक्यूरेट फाइंड हो सकता है, ठीक है। हम लोगों ने जितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज़्यादा कर दिए, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा किए हमारे पास ये विड्थ भी कम होती जा रही है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम डेल्टा एक्स के को कम से कम कर दें, यानी विड्थ को कम से कम कर दें, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। तो यहाँ पे देखें अगर हम मज़ीद ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मज़ीद ज़्यादा होंगे तो विड्थ उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, या हम इसको कह सकते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि अगर हम विड्थ कम करेंगे तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा होंगे, अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा कर रहे हैं तो इट मीन्स कि विड्थ हमारे पास मिनिमाइज होती जा रही है, ज़ीरो को अप्रोच करती जा रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द रीजन दिस, ठीक है। लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू ज़ीरो समीशन दिस, इसका हम लोगों ने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी है डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हमें एक्यूरेसी यहाँ पे
ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम का वर्ड इसे यूज़ किया है कि ये हमारे पास मैश पार्टीशन होती है। ठीक है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया कि डेल्टा एक्स के जितना मैक्सिमम मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ हुआ है। अब ये जो हमारे पास सम है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन है a to b, दिस आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे क्योंकि हमारे पास एरिया जो है यानी x जो है वो a से b के दरमियान है, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन पे यहाँ पे जो लिमिट्स होती हैं ये x की लिमिट्स होती हैं। और इंटेग्रेंट में हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, जो f आपको गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ दिस इज द नोटेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दिस इज इंटीग्रल साइन, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन and this is upper limit of integration and this is the function in the integrand and this is x is the variable of integration जिस रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a to b। ठीक है, f का इंटीग्रल फ्रॉम a to b। ठीक हो गया। Now this is the definition for the definite integral and existence of definite integral. A function f is said to be integrable on a finite closed interval a to b if this limit exist। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल इसी के इक्वल है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ पार्टीशन on the choice of the points xk in the subinterval. When this is the case, we denote the limit by the symbol this। ठीक है, ये हमारे पास पार्टीशन की चॉइस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हम लोग काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं ऑफ f फ्रॉम a to b। The number a and b are called the lower limit of the integration and upper limit of the integration respectively. In the last slide we have already discussed that and f of x is called the integrand। ठीक है, ये हमारे पास ये जो फंक्शन होता है इसको हम इंटीग्रेंट बोलते हैं। Properties of definite integral. Now these are some properties of definite integrals। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कि हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a f of x dx इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए तो इट गिव्स 0। ठीक है, देखें ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है बिटवीन पॉइंट a to b। अगर a और a के दरमियान तो कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है, जब कोई रीजन ही नहीं है तो यानी यहाँ पे एरिया है ही नहीं, एरिया इज 0। अब यहाँ पे देखें के एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेंट है, के इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, के को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और फिर हम इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, पहले ये वाली साइड देख लेते हैं, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, इसको के यहाँ पे 2 रखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये सारा एरिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाला। ठीक हो गया, तो ये हमें एरिया बताएगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब अगर हम बात करें राइट साइड की तो राइट साइड पे देखें आपके पास के को बाहर ले लिए। ठीक है, और फिर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास ये एरिया हमें देगा। ठीक है,
फिर जब हम इसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो वो ऑटोमेटिकली हमें ये सारा एरिया दे देगा। सो इट इज सेम। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उन पे इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन लेके उसके बाद हम उसको सम कर सकते हैं, और डिफरेंस के लिए भी सेम फार्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें ये ग्रीन रीजन, ये एरिया हमें देगा, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमें देगा ये वाला सारा रीजन, ठीक है। ये पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक एरिया दे रहा है, एक्स एक्सिस तक, ठीक है। तो इसमें देखें ये वाला पार्ट 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए जो टोटल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये टोटल हमारे पास इतना पार्ट बनता है, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि एफ यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज एफ, और जी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें हमारे पास ये वाला रीजन 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा तो ये हो गया, दूसरी दफ़ा हम ये कर देते हैं, तो ये टोटल हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी आता है। सो ये टोटल एरिया हमें यहाँ से भी फाइंड होगा और यहाँ से भी फाइंड होगा। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिविटी फॉर डेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेम ये एक कर्व है, ठीक है। उसमें हम लोग अगर a और c के दरमियान इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा लिमिट फ्रॉम a टू c, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c ऑफ f ऑफ x, ये हमें एरिया बता देगा। लेकिन हम पार्टीशन भी कर सकते हैं इसकी, यानी अगर मैं इस रीजन को हाफ कर दूं, ठीक है, ये हमें समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हाफ कर दूं, इसका एरिया अलग से फाइंड कर लूं प्लस इसका एरिया अलग से फाइंड कर लूं, दोनों को मैं सम कर दूं, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे तो इसकी लिमिट a टू b होगा, फंक्शन हमारे पास सेम ही है, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेंड में एफ ऑफ एक्स ही आएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी, ये जो दूसरा रीजन है, इसका लिमिट्स b से c के दरमियान हो जाएंगी, x के लिमिट्स b से c के दरमियान, और इंटीग्रेंड सेम रहेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैक्सिमम एंड मिनिमम इनइक्वालिटी, ये हमारे पास, पहले हम इसको देखते हैं, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन हमें ये सारा एरिया बता रहा है, ठीक है। नाउ मिनिमम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय b माइनस a इज लेस देन दिस इंटेग्रल, ठीक है। अब मिनिमम ऑफ f का मतलब है कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये जो एरिया है, ठीक है, b माइनस a मीन्स हमारे पास b माइनस a यहाँ से यहाँ तक, जिस तरह हम इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ और विड्थ बेसिकली बताई जा रही है, ठीक है। तो ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल या उससे लेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इस पूरे एरिया से लेस हो, इस पॉइंट पे देखें इक्वल हो गया, ठीक है, और इस बाकी पॉइंट्स पे ये लेस है। इसी तरह हमारे पास ये मैक्सिमम ऑफ एफ डॉट बी माइनस ए, अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम देखें तो ये पॉइंट मैक्सिमम बनता है, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम की अगर आप बात करें, मैक्सिमम ऑफ एफ, ये हमें एरिया ये बता रही है, जो मैं ग्रीन से करी, ये सारा एरिया बता रहा है, ठीक है। अब ये वाला एरिया हमारा, ये जो एफ ऑफ एक्स का एरिया है, यानी इससे नीचे वाला जो एरिया है, इससे कुछ पॉइंट्स पे इक्वल भी है, यानी इस पॉइंट पे देखें तो इक्वल है, बाकी पॉइंट्स पे इससे ग्रेटर है, इसमें ये एक्स्ट्रा एरिया भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम एफ दिस इज लेस देन दिस इंटीग्रल, एंड मैक्सिमम एफ बी माइनस ए इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इंटीग्रल। अब नेक्स्ट की तरफ आए, नेक्स्ट हमारे पास है
if f of x is greater than g of x on ab, then integral of f from a to b is also greater than or equal to integral from a to b g of x। ठीक है, बेसिकली एरियाज की ये बात हो रही है। एक फंक्शन है वो ग्रेटर है दूसरे फंक्शन से। ग्रेटर का मतलब ये है कि वो फंक्शन जी, अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है जी ऑफ एक्स का, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के ऊपर लाई करेगा कहीं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है, तो ऑब्वियसली ये वाला एरिया कम होगा इस सारे एरिया से। ठीक हो गया। नाउ एग्जांपल 1, फर्स्ट एग्जांपल में आपको एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, फ्रॉम 4 to 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है ये वाली ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की, कि अगर आपके पास ऑर्डर इस तरह से है b to a है, ठीक है, तो अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे इंटीग्रेशन का, a to b कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व हुआ है। ठीक है, 4 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमेशा लोअर लिमिट स्मॉलर वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू अपर लिमिट। ठीक है, तो हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे 1 to 4 और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 4 की लिमिट हमें गिवन है, दैट इज -2। ठीक है, तो इट विल बी 2। इसका इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास 2 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास -1 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एच ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास एफ और एच डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, और कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कांस्टेंट्स को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे और इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पे -1 to 1 इंटीग्रेशन का आंसर 5 के इक्वल है और एच ऑफ एक्स पे -1 to 1 इंटीग्रेशन का आंसर 7 के इक्वल है। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 31 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है -1 to 4 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो -1 to 1 गिवन है और 1 to 4 गिवन है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे अगर इसको स्प्लिट कर दें, हम इसको -1 to 1 कर दें, ठीक है, और 1 to 4 कर दें। ठीक है, तो हमारे पास एक ये वाली इंटीग्रेशन बन जाती है और एक ये वाली। तो इनकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 3। Area under a curve as a definite integral. If y is equal to f of x is non-negative and integrable over the closed interval ab, then the area under the curve y is equal to f of x over ab is the integral of f from a to b. This. ठीक है, यानी अगर हमारे पास f of x नॉन-नेगेटिव फंक्शन है ओवर इंटरवल a to b और हमने इस फंक्शन के अंडर एरिया फाइंड करना है एंड बिटवीन a to b, तो वो हम इस इंटीग्रल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कुछ इंटीग्रल्स हैं, इसको हमने सॉल्व करना है बेसिकली, यानी एरिया की बात कर रहे होते हैं। तो दिस इज फंक्शन f ऑफ x विच इज़ x-1। तो x-1 का ग्राफ हमारे पास ये वाली लाइन है। ठीक है, और लाइन का ग्राफ हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करें, y इंटरसेप्ट फाइंड करें और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास लाइन स्केच हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो 0 to 2 है। ठीक है, यानी x 0 से x2 के दरमियान एंड अंडर दिस कर्व जितना भी रीजन है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसमें ये A1 एरिया आ रहा है और ये A2 एरिया आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास हो जाएगा A1 माइनस A2। ठीक है, क्यों यहाँ होगा, जब हमारे पास x एक्सिस के अबव एरिया होता है
तो वो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के बिलो अगर एरिया होता है तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो A1 एक का एरिया, ये एरिया हमारे पास 1/2 के इक्वल है। किस तरह 1/2 के इक्वल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यूज़ किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस की लेंथ हमारे पास 1 है और हाइट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक देखें, ये हाइट आपके पास किसके इक्वल होगी? अगर ये पॉइंट 2 है, 2 को यहाँ पुट करें, 2 - 1 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 1 इंटू 1 हाफ हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह A2 के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास इसका एरिया 1/2 आ जाएगा। सो इट विल गिव आंसर 0। अब देखने में तो हमारे पास एरिया 0 नहीं है, एरिया यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसको हम साइंड एरिया बोलते हैं। ठीक है, जस्ट सेम एरियाज हैं। ठीक है, मसला ये है कि हमारे पास एक एरिया अबव एक्स एक्सिस है और दूसरा एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल एरिया की बात करें तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल एरिया में हम नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम साइंड एरिया की बात करें तो ये हमारे पास 0 के इक्वल है। अब 0 से 1 के दरमियान एरिया फाइंड करना है। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान जब आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आपका ये वाला एरिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे एरिया हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस की लेंथ हमारे पास कितनी है? 1 एंड हाइट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे पास अगर ये पॉइंट 0 है तो इसमें 0 पुट करेंगे तो -1 आता है। ठीक है, तो -1 - 0 दिस इज -1, ये हमारे पास -1/2 आता है। ठीक है, तो ये 0 से 1 के दरमियान साइंड एरिया है आपके पास। ठीक है, द नेट एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड द इंटरवल 0 to 2 इज 0। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास साइंड एरिया इस तरह से फाइंड होता है। ये कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं, इसको आप ट्राई करें। नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। The fundamental theorem of calculus part 1 says if f is continuous on the interval ab, closed interval ab, then capital F of x is equal to a to x f of t dt is continuous on ab and differentiable on ab and its derivative is f of x। ठीक है, अगर हमारे पास कैपिटल F of x इस इंटीग्रेशन के इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? f of x के इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये वाली जो वेरिएबल लिमिट है इसके, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और ये लिमिट्स जो इसमें अप्लाई होंगी उसकी वजह से ये f of x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 1 यहाँ पे ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास cos x के इक्वल हो जाएगा। इन पार्ट बी इट विल बी सिंपल t की जगह 1/1 + x²। सिमिलरली यहाँ पे ये है y आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में x अपर लिमिट है, तो इसको अपर लिमिट बनाने के लिए माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई किए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -d/dx 5/2x 3t sin t dt। तो इसमें सिंपल ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इट इज़ -3x sin x। The fundamental theorem of calculus part 2, if f is continuous at every point of closed interval ab and capital F is any antiderivative of small f on the closed interval, then this integration can be written as f of b minus f of a। यानी जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आया है उसमें पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस देन लोअर लिमिट पुट करनी है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, हमारे पास cos का इंटीग्रेशन, ये एंटी डेरिवेटिव वाले स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा, इट इज़ sin x। ठीक है, अब इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है। तो अकॉर्डिंग टू दी पार्ट 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2,
उसमें देखें आपके पास पहले अपर लिमिट पुट होगी दैट इज साइन पाई माइनस देन लोअर लिमिट साइन 0. साइन पाई इज 0, साइन 0 इज 0, सो इट विल गिव 0. अब इसमें हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, बेसिकली आपके पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है तो इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होगी. लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट. पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस देन लोअर लिमिट, सो it will give 1 minus square root 2. Secant 0 is 1 and secant minus pi by 4 is square root 2. अब नेक्स्ट हमारे पास C पार्ट है, ठीक है. इसमें हम पहले इंटीग्रेशन लेंगे. यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है. पावर 1/2 है तो वो ऐड हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है. तो ये 3/2 3/2 कैंसिल हो जाएंगे. देन 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 4x माइनस 2 होगा, तो -2 में +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और साथ में -1 डिवाइड भी होगा तो वो माइनस इस माइनस के साथ ऐड हो जाएगा. ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी. इसमें लिमिट्स 1 से 4 तक हैं, ठीक है. तो अपर लिमिट 4 है, पहले x की जगह 4 पुट किया, माइनस लोअर लिमिट इज़ 1, फिर 1 पुट कर दिया. तो कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया. Next is the procedure to find the area between y is equal to f of x and x axis. Now here we have to find the area between the curve and x axis. ठीक है. So first subdivide the interval a to b at the zeros of f. सबसे पहले हमने f के zeros find करने हैं कि वो x axis को कहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है. वहाँ से हम a और b को subdivide करेंगे. इंटीग्रेट f ओवर ईच सब इंटरवल, ठीक है. अब जितने भी सब इंटरवल्स बने हैं, हर सब इंटरवल पे आपने इंटीग्रेट कर देना है फंक्शन को. ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द इंटेग्रल्स, ठीक है. उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आया है उसको हम ऐड कर देंगे. कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला y is equal to 6 minus x minus x square. ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है. अब इसको देखें तो ये हमें एक्स एक्सिस के अबव और इस फंक्शन के नीचे ये शेडेड एरिया है, ये रीजन है, ये हमने इसका एरिया फाइंड करना है. तो यहाँ पे x की लिमिट हमारे पास अगर हम ग्राफ से देखें तो -3 से 2 तक है. लेकिन अगर आपके सामने ग्राफ मौजूद नहीं है तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे. आपने बेसिकली पहले इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है. यानी हम आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है. x इंटरसेप्ट मीन्स आपने y को 0 पुट करना है, ठीक है. यानी ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो y को हमने 0 सब्सटीट्यूट किया, ठीक है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -3 एंड 2. तो आप ग्राफ में भी देखें -3 और 2 पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है. यानी हमारे पास लिमिट -3 to 2 होगी इंटीग्रेशन की लिमिट, ठीक है. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ -3 to 2 और फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेंट में आ जाएगा. इसको हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट किया, यहाँ पे पावर रूल यूज़ हो रहा है. उसके बाद हमने इसमें लिमिट्स अप्लाई करनी है. तो पहले अपर लिमिट 2 अप्लाई की, x की जगह हमने 2 पुट किया, माइनस x की जगह -3 पुट किया. उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है अंडर दिस कर्व एंड अबव x एक्सिस. 6 क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन है साइन x का और हमने 0 से 2 पाई के दरमियान एरिया फाइंड करना है, ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है द डेफिनेट कंप्यूट द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x ओवर 0 to 2 पाई, ठीक है. तो अब 0 से 2 पाई हमने फाइंड करना है. डेफिनेट इंटीग्रल डायरेक्टली हमने 0 to 2 पाई पहले फाइंड किया. तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है. 0 to 2 पाई हमने इसकी लिमिट ली, ठीक है. तो पहले हमने अपर लिमिट पुट की माइनस, देन लोअर लिमिट पुट की, तो आंसर हमारे पास आ गया 0, ठीक है. कॉज ऑफ 2 पाई इज़ 1 एंड कॉज ऑफ 0 इज़ 1, ठीक है. अब हम लोग बी पार्ट में एरिया द एरिया बिटवीन दी
ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस ओवर 0 to 2 पाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखें ग्राफ को, ठीक है, यहाँ पे हम सब डिवाइड कर देंगे 0 से पाई के दरमियान और पाई से 2 पाई के दरमियान। ठीक है, सब डिवाइड क्यों किया? हमने प्रोसीजर में पढ़ा था कि जो ज़ीरोज़ हैं आपके फंक्शन के, वहाँ पे हमने इसको सब डिवाइड कर देना है, यानी जहाँ से वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ से हमने अपने पूरे जो इंटरवल है उसको सब डिवाइड कर देना है। तो 0 to पाई एंड पाई to 2 पाई, इसको दो इंटीग्रल्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले 0 to पाई फंक्शन तो हमारे पास सेम ही है साइन एक्स, ठीक है, जस्ट लिमिट डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है तो cos पाई to 0 आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पाई से 2 पाई के दरमियान हमने फाइंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शन सेम है, लिमिट का डिफरेंस है, लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास -2 आंसर आ रहा है। टोटल एरिया हमारे पास क्या है, एडिशन सम लेना है हमने एब्सोल्यूट एरियाज का। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, सो 2 + 2 = 4 आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अगर आप टोटल एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास 4 आ रहा है, लेकिन जब आप डायरेक्टली 0 to 2 पाई फाइंड कर रहे हैं तो इट इज़ 0, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सेम है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस के अबव है और ये एरिया एक्स एक्सिस से बिलो है। तो जो एक्स एक्सिस के बिलो होता है, ठीक है, उसको हम लोग उसका एरिया माइनस में आता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 आंसर देते हैं। so, ये हमारे पास साइंड एरिया है और टोटल जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरिया है वो 4 के इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ दिस -1 to 2। एक्स की लिमिट आपको गिवन है -1 to 2। सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, यानी इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसके रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें से पहले x कॉमन ले लिया। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसके फैक्टर्स हमारे पास ये बन जाते हैं, यानी यहाँ से हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाते हैं, 0, -1 एंड 2। ठीक है, यानी यहाँ हमें अपने इंटरवल को सब डिवाइड करना है। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 है, तो -1 to 0 एंड 0 to 2 हम इसको सब डिवाइड कर देंगे इस तरह से, -1 to 0, 0 to 2। ठीक है, अब -1 से 0 में हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स अबव एक्स एक्सिस है, एंड फ्रॉम 0 to 2 दिस इज बिलो एक्स एक्सिस, दैट इज f इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमें कैसे पता चला, जब आप इसमें वैल्यूज़ -1 और 0 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करेंगे अपने फंक्शन में तो आपके पास वो पॉजिटिव आंसर्स देगा, और जब आप 0 और 2 के दरमियान कोई नंबर पुट करेंगे तो ये आपको नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे 1 इसके दरमियान में आ रहा है, मैं 1 को यहाँ पे पुट करके देखती हूँ तो 1 - 1 इज़ 0, 0 - 2 इज़ -2, तो आपको माइनस आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं -1 to 0 आपके पास अबव एक्स एक्सिस है एंड 0 to 2 आपके पास बिलो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम -1 to 0 इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले -1 to 0 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर रूल यूज़ होगा, इंटीग्रेशन हमने ले ली और अब हम 0 से -1 to 0 इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट की तो 0 आंसर आ गया, लोअर लिमिट पुट की तो हमारे पास यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो टोटल एरिया बिटवीन -1 to 0 इज़ 5/12। अब 0 से 2 के दरमियान ये एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो 0 से 2 के दरमियान हमने तो यहाँ पे जस्ट लिमिट का डिफरेंस होगा, बाकी इंटीग्रेशन
सेम हो गया, आपके पास पावर रूल अप्लाई हुआ है। 0 से 2 इसमें हम पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट की माइनस देन लोअर लिमिट, तो ये आंसर हमारे पास -8/3 आ गया। नाउ टोटल इनक्लोज्ड एरिया इज एडिशन सम ऑफ एब्सोल्यूट एरियाज, ठीक है। तो 5/12 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8/3, ठीक है। इनको ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सरसाइज, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। इसको सॉल्व करें और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।